Hey everyone, this is Arya. Welcome back to my channel Arya's Classes. So today we are starting a new topic of this chapter and which is the last topic of this chapter. You can say, ठीक है? इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद और कंक्लूजन वाला पार्ट ख़त्म करने के बाद हमारा चैप्टर होता है ख़त्म और लास्ट में हम लोग कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपकी क्लास होगी ख़त्म. ठीक है? तो उन क्वेश्चन इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका रिविज़न भी हो जाए. ठीक है? और वो क्वेश्चन जो है ना उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है तो आप उनको रिवीजन भी कर सकते हो और जो आंसर है उनको आप कमेंट में डालना. तो बाद में क्लास के एंड में मैं सारे कमेंट आपके चेक भी करूँगी. ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को. सी द रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ. मतलब रिवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस आए, तो चेंजेस जो कि लोगों की एवरीडे लाइफ में आए. ठीक है? अब इस रिवॉल्यूशन से जो चेंजेस थे लोगों की एवरीडे लाइफ में आए उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. अब ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, जब आप इसके एंड पे पहुंचोगे ना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली टॉपिक आपको बताना क्या चाहता है. इस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरी जो जर्नी थी, पूरा ये एपिसोड था, इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में चेंजेस आए. ठीक है? तो अभी आप इस टॉपिक में अंदर जाओगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फटाफट से. तो स्टार्ट करने से पहले ना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. ठीक है? क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिक्स लोगों की डेली लाइफ पे असर कर सकती है. मतलब कि जिस हिसाब से लोग क्लोथ पहनते हैं, जिस हिसाब से वो उनकी डेली की लैंग्वेज है, ठीक है, और जो वो बुक्स रीड करते हैं, क्या पॉलिटिक्स उनमें चेंजेस लेके आ सकती है. मीन्स कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक एंड द बुक्स दे रीड. क्या पॉलिटिक्स इन चीज़ों में चेंज लेके आ सकती है? तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स चेंज लेके आ सकती है. ठीक है? जब आप इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आप जब इस टॉपिक में घुसोगे ना अंदर तो आपको धीरे धीरे करके मिलता जाएगा. ठीक है? तो इस टॉपिक को पहले आपको इससे पढ़ना पड़ेगा. ये क्वेश्चन आपसे एक्चुअली क्या मतलब पूछ रहा है, ठीक है, उसका सारा आंसर इस टॉपिक के अंदर है, सब कुछ. तो इस टॉपिक को क्लियरली समझ लेना. चलो स्टार्ट करते हैं. The year following 1789, Louis XVI नहीं, France. Some year following 1789 in France saw many changes in the life of women, man, people, children. ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो 1789 से पहले वाला पीरियड था उसे वो ओल्ड रेजिम वाला टाइम पीरियड था. ठीक है? रिवॉल्यूशन से पहले का टाइम पीरियड कौन सा था? ओल्ड रेजिम वाला. एंड इसके बाद जो आई उसमें कई सारी न्यू गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही थी. ठीक है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गई एंड ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर हो गया एंड डायरेक्टरी रूल हो गया. आफ्टर दैट जो नेपोलियन आए थे, नेपोलियन. ठीक है? तो इस तरीके से डिफरेंट गवर्नमेंट्स बनना स्टार्ट हो गई थी. तो अब देखो इसमें क्या है, नेशनल असेंबली तो ओल्ड रेजिम के टाइम पीरियड पे भी मतलब उसके आफ्टर दैट बन गई थी नेशनल असेंबली. ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या था एक्चुअली कि जैसे आपने देखा होगा जो इस चैप्टर के अंदर कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आ रही थी. ठीक है? जैसे कि पहले नेशनल असेंबली आई थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद नेक्स्ट आफ्टर दैट मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का रूल चला, मीन्स जैकोबिन्स का रूल. आफ्टर दैट जो डायरेक्टरी आई थी इसमें 5 मेंबर्स होते थे और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे. वो उसके बाद नेक्स्ट वन आया डायरेक्टरी के बाद आए नेपोलियन. ठीक है? इस तरीके से डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही. तो इन गवर्नमेंट्स में बेसिकली एक चीज़ कॉमन थी, जो गवर्नमेंट थी लोगों की लाइफ में डेली प्रैक्टिस में लोगों के लेके आना चाहती थी ये गवर्नमेंट्स. और वो क्या थी? लिबर्टी और इक्वालिटी. ठीक है? तो इसमें क्या था कि द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ रही थी. रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में बेसिकली यहाँ पे नेशनल असेंबली की बात की जा रही है. ठीक है? सो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी सो टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन द एवरीडे लाइफ प्रैक्टिस. मतलब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उसका जो ये आइडिया था लिबर्टी इक्वालिटी का, ये लोगों की डेली प्रैक्टिस में लेके आना चाह रही थी. ठीक है? तो ये बेसिकली एक वी कैन से कि लोगों के ये पॉलिटिक्स जो है, ये जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है ये पॉलिटिक्स में तो आती है. तो इसके जो आइडियाज़ थी ये लोगों की डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लेके आना चाहती थी. ठीक है?
तो इससे लोगों के रहने 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 में और उनके एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें इम्पेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि चेंजेस आए लोगों की लाइफ में। इसी तरीके से 1789 के बाद वाले टाइम पीरियड में लोगों की लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखने को मिले। अब उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि पास किया था वो कौन सा था? एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, जो आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट। बेस्टाइल फोर्ट के बाद में केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट इन समर 1789 में एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप का जो लॉ था ये पास हुआ, ठीक है। अब इस लॉ में एक्चुअली क्या था, ये लॉ क्या कहता था, इसमें क्या क्या था? एबोलिशन मतलब किसी चीज़ को हमेशा जैसे कि बंद करना किसी चीज़ को, ठीक है, या किसी को ख़त्म करा देना, ठीक है, उसको एबॉलिश कर देना। अब किसको एबॉलिश कराएगा? सेंसरशिप को। तो ये सेंसरशिप क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, कोई जब मूवी रिलीज़ होती है तो जैसे वो मूवी है और वो रिलीज़ होती है मूवी बनने के बाद, तो क्या होता है इसमें कि रिलीज़ होने से पहले और लोगों तक पहुंचने से पहले वो मूवी चेक की जाती है। सेंसर बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उनसे वो मूवी चेक की जाती है कि क्या उसमें मूवी के किसी भी ऐसे पार्ट में कोई मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो लोगों पे इम्पेक्ट डालेगी, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं या जो जनता है उस पर असर पड़े इसका, ठीक है, जनता में फालतू में बवाल फैल जाए इस तरीके से। तो कोई ऐसा सीन तो नहीं है उस मूवी में, इस तरीके से चेक किया जाता है बाय सेंसर बोर्ड्स। तो उसके बाद अगर मूवी ठीक है तो उसको हम तक पहुंचाया जाता है, अगर नहीं है कुछ उसमें सीन्स में किसी सीन में प्रॉब्लम है तो उस सीन को कटवाया जाता है। तो ये होती है क्या? सेंसरशिप, ठीक है, जो सेंसर बोर्ड्स चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सेंसरशिप होती है जो आज भी होती है। सेंसरशिप क्या है कि जो आज भी होती है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है तो उसमें चेकिंग होती है कि कोई किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जो आ रहा है मार्केट में, तो उससे पहले उसकी चेकिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेंसरशिप होती है ये। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे सेंसरशिप का क्या काम था? तो सेंसरशिप का यही काम था कि देखो, नेशनल असेंबली ने तो इसको अबॉलिश कर दिया था, बट उससे पहले क्या होता था कि जो सेंसरशिप थी इसमें क्या होता था कि जैसे कि जो ओल्ड रेजिम के थे, ओल्ड रेजिम के टाइम पीरियड पे लोगों को फ्रीडम नहीं थी अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की। तो जैसे कि कोई भी बुक है वो रिलीज़ हो रही है या कोई भी बुक आ रही है, ठीक है, तो प्रिंट हुई मतलब वो बुक, तो प्रिंट होने से पहले उस बुक की चेकिंग होती थी। मतलब किस तरीके से? देखो एक सेकेंड अपना सी। In old regime, all the written material and cultural activities like books, newspaper, plays could be published or performed only after after they had been approved by the censors of the king, ठीक है। तो उस कोई भी बुक है फॉर सपोज वो आ रही है, ठीक है, मार्केट में आएगी, तो लोगों तक पहुंचने से पहले, उस बुक की रिलीज़ होने से पहले वो जो बुक है उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग जो किंग ने जो लोग लगा रखे होंगे चेकिंग के लिए, जो लगा रखे होंगे, या फिर किंग खुद भी उस बुक को चेक करेगा कि क्या इस बुक में मतलब किंग के विरुद्ध, क्या किंग के अगेंस्ट कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है जो जनता तक मतलब पहुँचे। और अगर उस बुक में कुछ गड़बड़ लगता था तो उस बुक को नहीं रिलीज़ किया जाता था, मतलब उसको नहीं उसको अप्रूवल नहीं मिलता था, ठीक है, कि बुक जो बुक होती थी वो नहीं जाएगी मार्केट में। तो इस तरीके से किंग की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो यही होती थी सेंसरशिप कि लोगों तक पहुंचने से पहले बीच में कोई आएगा भाई उसको चेक करेगा आके, मतलब वो बुक पहले प्रिंटिंग प्रेस में थी, अब उसको लोगों तक पहुंचाने से पहले बीच में आके पहले कोई चेक करेगा उस बुक को कि सब कुछ ठीक तो है, इस बुक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि कुछ ऐसा लिखा हो कुछ मतलब गड़बड़ हो इस बुक में, ठीक है। अगर ऐसी कोई मतलब उनको लगता था कि इस बुक में हाँ कुछ ऐसा लिखा है जो किंग के अगेंस्ट है, ठीक है, जिससे लोगों के प्रति किंग के अगेंस्ट कहते हैं ना कि अवेयरनेस टाइप फैलेगी, तो फिर उस बुक को मतलब मना कर दिया जाता था कि नहीं ये नहीं जाएगी बुक, ठीक है। तो इस तरीके का होता था, इसलिए लोग डरते थे कोई भी अपना थॉट ओपिनियन एक्सप्रेस करने से उस टाइम पीरियड में, ठीक है। उस टाइम पीरियड में मतलब लोगों में एक डर रहता था कि नहीं अगर हमने ऐसा किया तो किंग हमको पनिश भी कर सकता है, कि अगर हमने किसी बुक में, किसी पैम्पलेट में या कोई प्ले ऐसा किया उसमें या न्यूज़पेपर में,
ठीक है, किंग के अगेंस्ट कुछ भी लिखा वो तो चेक होगा, किंग उसे चेक करेगा। बट अगर किंग ने हमको पकड़ लिया भाई, तो छूटने वाले तो नहीं है किंग से। तो इसलिए लोगों में डर भरा रहता था, लोग अपने एक्सप्रेशंस को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ठीक है, स्प्रेड नहीं कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम थी सेंसरशिप में। अब क्या हो रहा था कि जब, एक सेकेंड रुकना, ओके, सो टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड इट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब ये डिक्लेयर हो गया, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये सब डिक्लेयर हो गया। नेशनल असेंबली जो थी उसने अलाउ कर दिया, एक तरीके से परमिशन दे दी कि लोग अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स, ओपिनियंस को स्प्रेड कर पाएंगे, ठीक है, लोगों मतलब बोल पाएंगे। जब उनको जब ये डिक्लेरेशन हो गई राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न की, मतलब वी कैन से राइट ऑफ स्पीच ऑफ मैन एंड सिटीज़न, ठीक है, किसी भी सिटीज़न को, मैन को, वैसे तो मैन को ही दी गई थी, वुमेन को तो वैसे भी नहीं थी, ठीक है, तो किसी भी मैन को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल चुकी थी कि अब वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो अब इससे रिज़ल्ट क्या रहा, इसका रिज़ल्ट क्या रहा, इसका रिज़ल्ट ये रहा कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली तो लोग खुश हो गए, ठीक है। अब जो बुक्स थी वो बुक्स हो गई, पैम्पलेट हो गए, प्लेज हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इन सब की ना वैकेंसी की फ्लड आ गई थी मार्केट में। पहले के टाइम पे किंग चेक करता था तो लोग इसलिए कुछ ज़्यादा लिखते नहीं थे, मतलब ऐसा लिखते नहीं थे किंग के अगेंस्ट कुछ भी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किंग के, मतलब किंग हो सकता है कि किंग भड़क जाए किसी चीज़ से, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते नहीं थे ना। ऐसे कोई बुक जो थी होती थी पब्लिश नहीं होती थी कोई भी ऐसी बुक, ठीक है। बट आफ्टर दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ये जो राइट लोगों को मिली, नेशनल असेंबली जो ये राइट दी, इसके बाद से क्या हुआ कि मार्केट में ना इन ऐसी बुक्स की, पैम्पलेट्स की, न्यूज़पेपर्स की भाई सब बाढ़ आ गई, फ्लड लग गई, फ्लड आ गई एक तरीके से, ठीक है, बाढ़ आ गई। तो इसमें क्या था कि नाउ द डिक्लेरेशन, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल राइट, जो लोगों की नेचुरल राइट है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारी नेचुरल राइट है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट है कि कुछ गलत नहीं बोलना है, बट अगर आपको लगता है कि कोई गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, आपको राइट है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब इसकी राइट है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है। आप अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस इजीली कर सकते हो, कोई आपको उसमें रोकेगा नहीं, और रोकता है तो आपके लिए मतलब वो एक लॉ बन चुका है, ठीक है, तो रोकने का तो सवाल नहीं आता है। तो इस तरीके से लोगों को जब राइट मिली फ्रीडम ऑफ स्पीच की उस टाइम पे, तो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, printed pictures flooded into the towns of France, from where the traveled rapidly into countryside also, ठीक है। अब इसमें क्या दे रहा है कि जब लोगों को राइट मिली तो ये सब बुक जो थी ना भाई सब इनकी बाढ़ लग गई, किसमें, फ्लड आ गई एक तरीके से मार्केट में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पब्लिश होने लगी। तो अब इससे क्या हो रहा था कि लोगों के पास भी इतनी ज़्यादा बुक्स पहुंच रही थी, और अब सिर्फ ये बुक्स टाउन्स में ही नहीं, कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड ऐसे नहीं कि कंट्री के बाहर ही, मतलब विलेजेस में, जो फ्रांस में विलेजेस थी वहाँ पर भी अब देखो विलेजेस में क्या होता जाता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ हो भी सकता है हो, लेकिन ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो रीड नहीं कर पाते हैं, तो उन तक कैसे व्यूज़ को एक्सप्रेस किया जाए, उन तक कैसे अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को पहुँचाया जाए। जब वो रीड नहीं कर पाते तो वो कुछ भी रीड नहीं कर पाएंगे, न्यूज़पेपर हो, बुक हो, कोई पैम्पलेट हो, तो वो रीड नहीं कर पाएंगे। तो अब उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए प्लेज होने लगे, प्लेज मतलब पिक्चर के थ्रू लोगों को एक्सप्लेन किया जाने लगा, ठीक है, कि जैसे किंग है कुछ गलत कर रहा है, तो पिक्चर के थ्रू जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, जो पढ़ लेते थे वो तो बुक से या न्यूज़पेपर, खबर, कोई न्यूज़पेपर जैसे खबर छपी उसमें, तो वो तो पढ़ लेते थे। अब जो नहीं पढ़ पाते थे तो उनको पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाने लगा, ठीक है, उनको मतलब पिक्चर्स में कुछ ऐसा डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन किया जाने लगा, जिससे लोगों वहाँ पे भी अवेयरनेस फैली कि अगर किंग कुछ गलत कर रहा है तो हाँ मतलब वो गलत है, लोग वहाँ पे भी समझने लगे अब, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग नहीं रीड कर पाते थे, जो लोग इलिटरेटेड पीपल होते थे, तो उनके लिए क्या आने लगा भाई कि उनको पिक्चर्स के थ्रू, उनको प्लेज
प्लेस होने लगे, परफॉर्म करते थे लोग, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाते, जो लोग इलिटरेट पीपल हैं, उनको भी मतलब समझ में आने लगी चीज़ें। तो इस तरीके से अवेयरनेस लोगों के बीच में फैला पहुँचा था, ठीक है। और इसी तरीके से चेंजेस आए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला, इस क्वेश्चन से रिलेट करना चीज़ों को, ठीक है। सो they all described and discussed this events and changes taking place in the France। जो ये इवेंट्स आ रहे थे, चेंजेस फ्रांस में आ रहे थे, ठीक है, ये सब इसमें है, डिस्क्राइब्ड है। कैसे डिस्कस, लोग डिस्कस करते थे कि भाई चेंजेस आ रहे हैं फ्रांस में, ठीक है। जो भी चेंजेस आते थे, इवेंट्स होते थे, तो उनको डिस्कस करते थे, तो लोगों में और अवेयरनेस फैलती थी चीज़ों के बारे में। तो ये सब बेसिकली हो रहा था। बट जब आप नोटिस करोगे, इससे पहले जब कुछ भी था नहीं फ्रीडम, तो लोग कैसे मतलब कुछ भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे वो लोग, है ना। फ्रीडम ही नहीं था, क्योंकि अब जब फ्रीडम मिल गया तो ढंग से मार्केट में बुक्स और ये सब पब्लिश करने की, ठीक है। और क्या था भाई कि जो लोग थे वो सॉन्ग प्ले करते थे, प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस। तो इन सब से भी, ये सब चीज़ें भी मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती, ठीक है। अब जैसे कि सॉन्ग हो गए, जैसे रिवॉल्यूशन हुई तो उसमें लोग ने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए, ठीक है, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हो गए, या फिर प्लेज किए, जिससे जो लोग नहीं समझ पाते थे, वही चीज़ें जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, समझ नहीं पाते थे, उनके लिए, ठीक है, ताकि उन्हें समझ में आए क्लियरली चीज़ें। तो और सॉन्ग्स किए, ठीक है, सॉन्ग्स लेके जा रहे थे, तो सॉन्ग्स हो रहे थे, फेस्टिव प्रोसेशंस, किसी भी फेस्टिवल पे कुछ ऐसा होना, ठीक है। सो ये सब चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। सो दिस वॉज ऑल्सो वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई द आइडियाज सच एज लिबर्टी और justice that political philosophers wrote about in length in the texts which only a handful of educated people could read। तो अब क्या होता है कि जो प्लेज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, और फेस्टिव प्रोसेशंस हो गए, तो ये सब भी एक बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ है, जिससे लोग अपनी लाइफ में लिबर्टी को, इक्वालिटी को अपनी एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। क्योंकि अब जो बुक्स हैं, जो टेक्सेस हैं, जो फिलोसोफर्स ने लिखे हैं, ठीक है, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स तो सिर्फ एजुकेटेड पर्सन होगा वही रीड कर पाएगा। अब जो नहीं एजुकेटेड है, जो इलिटरेट पर्सन है, तो उनके लिए क्या किया जाए, कैसे उनकी लाइफ में इक्वलिटी को, फ्रटर्निटी को, लिबर्टी को लेके आ जाए, कैसे लेके आ सकता है, इन प्लेज और सॉन्ग्स की थ्रू उनकी लाइफ में भी इनको डाला जाने लगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो था प्ले करने लगा था। सो वही यहाँ पे दिया गया है कि दिस वॉज वन ऑफ दी वे दे कुड ग्रैप्स, एक सेकेंड, ओके। So this was one of the way they could grasp and identify with the ideas such as liberty, justice that political philosophers wrote in a book wrote at land in the texts which only a handful of educated people can read, ठीक है। तो ये वही चीज़ें तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आपका ख़त्म होता है। तो आई होप कि जो आंसर आपको मिल गया हो कि किस हिसाब से लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। जब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी बुक पब्लिश हुई, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड हुई, लोग अवेयर हुए, ठीक है। और जो इलिटरेट पीपल थे वो भी अवेयर हो रहे थे, ठीक है। उनको भी अवेयर करने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स, मेथड्स यूज़ किए गए कि भाई पिक्चर के थ्रू, प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू किसी तरीके से उनको एक्सप्लेन किया जाए चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों की एवरीडे लाइफ में इस रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा, क्योंकि रिवॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आई, वो डिफरेंट चेंजेस लेके आई, ठीक है। तो उसमें उन चेंजेस में लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा। सो बेसिकली दिस वॉज ऑल द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इस टॉपिक में ये था और यहाँ तक था। सो आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ व्हाट कंक्लूजन, ठीक है। ओफो, ये क्या हो गया भाई। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, देखो कंक्लूजन में बेसिकली आप लोग कंक्लूजन का मतलब ये समझते हो कि चैप्टर में जो भी हुआ उसको एक वी कैन से उसको कंक्लूड करना, है ना। बट इस कंक्लूजन में आप पढ़ोगे द स्टोरी ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट।
और मतलब ये हाफ ही है इसमें, मतलब आप इसे जानोगे और बाद में 10th में जब इस चैप्टर को कंटिन्यू रखना, क्योंकि देखो ये चैप्टर को आपको याद रखना होगा, बिकॉज ये 10th में भी ना इस चैप्टर का आगे का जो पार्ट है, आगे की जो स्टोरी है पूरी, वो 10th में आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और आप लोग पढ़ोगे। सो इस चैप्टर के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, देखो कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, इसमें कि इसने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या उसके स्टेप्स थे, ठीक है। और चलो देखते हैं उसमें आगे। सी 1804 में क्योंकि क्या होता है, जब डायरेक्टरी जो होती है, डायरेक्टरी वो लड़ाई करने लगती है, मतलब उसमें नहीं बनती है, उसकी वो इंस्टेबल हो जाती है। हमने पढ़ा था ना उसमें डायरेक्टरी वाले में, तो उसमें क्या देखा था कि जब डायरेक्टरी जो थी, डायरेक्टरी गवर्नमेंट, वो इंस्टेबल हो जाती है, ठीक है, वो संभाल नहीं पाती है खुद को, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे और डायरेक्टरी, उनमें लड़ाई होने लगती है। तो इसका फ़ायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है, कि फिर नेपोलियन बोनापार्ट का रूल हो जाता है फ्रांस में, ठीक है। वो इसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल हो गई थी, तो वो इसका फ़ायदा उठा के आ जाता है। अब इसका देखो, अब आगे का जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को क्या बोलते ताज पहना लेता है, कहता है अब मैं यहाँ का किंग हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ का एम्परर हूँ, राजा हूँ फ्रांस का। तो इस तरीके से वो खुद को ही क्राउन कर लेता है। इससे क्या होता है कि हाँ सी ये देखो नेपोलियन बोनापार्ट पिक्चर आपको दिखा दी मैंने, ठीक है, आपके बुक में ये पिक्चर होगी ऑब्वियसली। एक सेकेंड, ओके। सी तो इसमें क्या होता है, अब देखो वो खुद को क्राउन कर लेता है, ठीक है, और क्या करता है, क्राउन तो करते ही है खुद को, और मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको भी वो क्या करता है कि डिस्पोजिंग डायनेस्टीज़ एंड ट्रेडिंग किंगडम्स, मतलब उनको भी वो कॉन्क्यूर कर लेता है। जब नेपोलियन हो गया, जैसे हिटलर हो गए, तो इन लोगों ने तो हिस्ट्री ही चेंज करके रख दी थी अपनी, मतलब जो वी कैन से कि जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी ना, उनको मिला के किंगडम्स बनाई थी, मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा मीन्स एरिया कवर कर लिया था उन्होंने, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एरिया कॉन्क्यूर कर लिया था, बड़ी बड़ी किंगडम्स बना ली थी उन्होंने। सो इसमें क्या था बेसिकली कि ही सेट आउट टू कॉन्क्यूर नेबरिंग एम्परर कंट्रीज, डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड हिज फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, किंगडम्स बनाई बड़ी बड़ी, और उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को किंग बना के, मतलब कि काफ़ी सारी किंगडम बनाई, उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को बैठा दिया, कि हर एक जो भी किंगडम बनाई होगी उसमें एक एक अपने फैमिली मेम्बर को बैठा दिया कि अब यहाँ पे तुम रूल करोगे, यहाँ पे तुम रूल करोगे, इस तरीके से अपनी फैमिली को मीन्स, ठीक है। और जो नेपोलियन था, मतलब उसके कई सारे ऐसे स्टेप्स थे, वीकेंड से उसके लॉज थे, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से जो यूरोप था उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। तो इस वजह से लोगों को लगा कि जो नेपोलियन है ना, उसको किस तरीके से देखा गया, उसको देखा गया मीन्स यहाँ पे देखो, ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ बेड्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, और जैसे डिसेबल सिस्टम हो गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज लाइब्रेटर, मतलब लाइब्रेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। उससे देखा गया कि फ्रांस में भाई ये एक तरीके से फ्रांस का मॉडर्नाइज़र है, ठीक है, और ये फ्रांस में फ्रीडम लेके आएगा लोगों के लिए, उसको इस तरीके से देखा गया, क्योंकि उसने कई सारे ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, तो इससे बिजनेसमैन का काफ़ी फ़ायदा हुआ था, ठीक है। यूनिफॉर्म वेट सिस्टम लेके आया था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम मीन्स उसमें क्या बोलते हैं, पहले प्रॉपर कोई यूनिट नहीं होती थी मेजरिंग की, ठीक है, जितना भी कर लो, बट यूनिफॉर्म सिस्टम से क्या हुआ, अब सब कुछ बैलेंस हो गया था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया, डेसिमल सिस्टम लेके आया, ठीक, तो इस तरीके से सिस्टम लेके आया, जिससे फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प भी हुई, तो लोग काफ़ी खुश थे, और उसे फ्रांस में एक तरीके से फ्रांस वो डेवलप कर रहा था फ्रांस को, ठीक है।
तो लोगों को काफ़ी खुशी मिली। उन्होंने सोचा कि अब चलो, अब कोई फाइनली कोई ऐसा आया है फ्रांस में जो सब कुछ डेवलप कर रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है सही से। बट क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये तो भाई चेंजेस तो लेके आ रहा है, लेकिन गलत चीज़ें भी कर रहा है। ठीक है, क्या गलत कर रहा है कि बट सून द नेपोलियनिक आर्मी जो थी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्सेस। ठीक है, नेपोलियन आर्मीज को एज एन इन्वेडिंग फोर्सेस देखा जाने लगा। सो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट द वाटरलू इन 1815। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना आप लोग, क्योंकि ये डेट भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ जाइए। तो ये वाटरलू वाली की नेपोलियन को किस कहाँ पर मतलब नेपोलियन हारा था, किस ईयर में। ठीक है, तो एट द वाटरलू he was finally defeated at the Waterloo in 1815. Many of his measures carried revolution ideas of liberty. एक सेकेंड, हाँ. So many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on the people long after. वो अपने इतने सारे मतलब जो आइडियाज़ लेके आया था उसका इम्पेक्ट ना सिर्फ मतलब कि ऐसा नहीं कि वो चला गया तो उसके लॉस भी उसके साथ चले गए, ऐसा नहीं। उसका वो डिफीट हो गया, लेकिन उसका इम्पेक्ट जो था ना, जो उसने लॉस बनाए थे, उसका फ्रांस में बहुत टाइम तक रहा। ठीक है, आफ्टर दी लॉन्ग पीरियड काफ़ी टाइम तक रहा, जो नेपोलियन भाई लोगों को देके गए थे लॉस। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से मतलब लोगों के क्या, उनको लोगों को सीखने को मिलता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी एक तरीके से। ठीक है, लेगेसी मतलब क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन आई एम श्योर अगर मतलब आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट वाज द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको आपको स्टार मार्क करके रख लेना है अपने पास कि फ्रांस रेवोल्यूशन की एक्चुअली लेगेसी क्या थी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये आइडियाज़ ऑल ओवर द यूरोप ढंग से फैली, जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। ठीक है, और बेसिकली आप इनको 3 वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हो। कौन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये भी लेगेसीज ही हैं फ्रांस रेवोल्यूशन की, इम्पॉर्टेंट लेगेसीज। तो इसको आप इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और किस में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, इसको भी आप कह सकते हो। ठीक है, और ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ थे ना, ये ऑल ओवर द यूरोप ढंग से फैली। ठीक है, फ्रांस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे यूरोप में ढंग से रहा। कई सारे मतलब लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि अपने इंडिया को भी। और इसीलिए हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, मतलब अपने इंडिया में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी रीज़न से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इसने इंडिया पे भी बहुत अच्छा खासा इम्पेक्ट दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो इंडियन जो पीपल थे, यहाँ पे 2 नेम दिए गए हैं, एक दिया गया है टीपू सुल्तान का, और दूसरा है राजा राम मोहन राय का। ये देखो, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ पे टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इंडिया पे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत इम्पैक्ट डाला था। सिर्फ इंडिया पे नहीं, ऑल ओवर द यूरोप की बात करो आप, तो उस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत अच्छा खासा असर पड़ा था, और इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, तो उसकी लेगेसीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद अपनी वीडियो को करेंगे एंड। ठीक है, और मैं 10 क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ आपके लिए, फिर जब आपको नोट्स दूंगी ना, उसमें भी कुछ और क्वेश्चंस ले आऊँगी आपके लिए। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो आपकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो। वैसे तो है यही लास्ट वीडियो, बट नोट्स वाला और आप देख लेना, ताकि आपको नोट्स ओके। सो ये है आपके क्वेश्चन यहाँ पे, एंड उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि द सिस्टम ओल्ड रेजिम। एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है,
चलो, द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर। तो मतलब टर्म ओल्ड रेजिम जो थी, आपको पता है कि रिवॉल्यूशन से पहले का टाइम पीरियड था, बट उसकी ईयर क्या थी, ईयर पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो उस पर आपको आप उसकी ईयर बतानी है, और जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसी में आप पढ़ के आए हो, ठीक है, उसी में आप पढ़ के आए हो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन। और फटाफट से इसका आंसर कमेंट में कर दो आप, जल्दी से इसका आंसर कर दो कमेंट में, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, एंड इसका आंसर क्या है, B1 1789, ठीक है, 1789 यह इसका करेक्ट आंसर है। और आपको इसका आंसर करना है कमेंट में, ताकि आपका सेल्फ रिविजन होता जाए। चलो, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विच टेक्स्ट लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। कौन सा टेक्स्ट जो था वो चर्च लेती थी, जिसमें 1/10 हिस्सा जो था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो लेती थी। तो क्या वो टेल था, या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स था, या फिर टिथ था, या डायरेक्ट टैक्स था। तो टेल कौन सा टैक्स था, टेल वो टैक्स था जो कि किंग लेता था, डायरेक्ट टैक्स था एक, ठीक है। तो अब जब टेल एक डायरेक्ट टैक्स था, तो ये डायरेक्ट टैक्स और टेल में तो कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट और डी वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया कैंसिल। अब कौन से बचे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और टिथ। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्स होते थे, वो टैक्सेस जो कि शॉप, जैसे कि क्या होता है, शॉप्स पे आप जाते हो, ठीक है, तो अभी भी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, हम लोग भी देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो टैबेको या फिर शुगर, इन सब पे लगते थे, इस तरीके, सॉल्ट, टैबेको, शुगर, इन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, ठीक है। तो ये होते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं लेती थी। डायरेक्ट टैक्स तो लेती थी गवर्नमेंट, वो होता था कौन सा, टेल, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं लेती थी, वो किसी के थ्रू लेती थी आपसे टैक्स, वो लेती आप ही से थी, ठीक है। तो वो होता था इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया कैंसिल। कौन सा बचा, सी वाला, टिथ होता था जो कि चर्च लेती थी, ठीक है। टिथ वो टैक्स था जो कौन लेता था, चर्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक जो है ना, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गई हूँ, ठीक है, बुक यहाँ पे लगता है कॉमा इस तरीके से, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो यहाँ पे देखो, जो स्पिरिट ऑफ लॉ है, ये बुक, ये किसने बनाई, मतलब किसकी है ये बुक, दिस बुक वॉज एसोसिएटेड बाई, किसकी बुक है ये, जॉन लॉक की है, आई मीन मॉन्टेस्क्यू की है, जॉन लॉक की है, जीन जैक्यूस की है, या फिर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की है। तो मोस्टली ना हम अपनी जो क्या बोलते हैं, जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं, उनमें ज़्यादातर मैंने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का नेम रिपीट किया है। और वो था कौन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो जैकोबिन क्लब का रीडर था ना, तो उसकी तो ये बुक नहीं थी। तो डी वाला ऑप्शन होता है आपका कैंसिल। इस तरीके से आप ऑप्शन में भी ना निकालो कि पहले आप देख लो, उसमें से सारे ऑप्शन को देखो, उसमें से देखो कि कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको गलत मिल जाए तो सही अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अपने आंसर पे रखो, ओवर भी नहीं और इतना रखो। तो पहला है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जो कि कैंसिल होता है, जो नहीं था, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब के लीडर थे। नेक्स्ट कौन है आपका, जीन जैक्यूस रॉसियो। जीन जैक्यूस रॉसियो की भी नहीं थी, ये नहीं थी ना उनकी ये बुक। और जॉन लॉक की भी नहीं थी, क्योंकि जॉन लॉक की कौन सी थी, द टू ट्रीटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रीटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट थी जॉन लॉक की। एंड आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, इनकी जो रॉसियो है, इनकी भी एक बुक थी, मुझे नेम नहीं ध्यान आ रहा है अभी, ठीक है। बट जो अब इनकी बुक दूसरी थी, ठीक है, इनकी बुक दूसरी थी। और अब लास्ट कौन बचे, मॉन्टेस्क्यू। कौन बचे लास्ट, मॉन्टेस्क्यू। तो जो द स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक थी, ये मॉन्टेस्क्यू की बुक थी, किसकी, मॉन्टेस्क्यू की बुक थी, ठीक है। ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 3 का, मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज़ क्या थे, सब चीज़ों का रिविजन कर लो। मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज़ कौन से थे, डिवीज़न ऑफ पावर था ना, सेपरेशन ऑफ पावर वाला, और मतलब पावर का डिवीज़न, जो पावर थी उसका डिवीज़न। अच्छा हाँ, ध्यान आ गया मुझे, जो रॉसियो है, इनकी बुक थी, कौन सी वाली थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
ये रॉसियो की बुक थी, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि जॉन लॉक की बुक कौन सी थी, ट्रू क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। रॉसियो की कौन सी थी, रॉसियो की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक, ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू की कौन सी है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस तरीके से आपको याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज़ कौन से थे, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, जुडिशरी और क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इनमें पावर में सेपरेशन होना चाहिए, एक ही पर्सन के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए। ये आइडिया था ना मॉन्टेस्क्यू का, ठीक है। सो दिस वॉज एक्स्ट्रा रिविजन आप कर लो थोड़ा बहुत, है ना, चीज़ों को रिलेट करते हुए चलो ताकि ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि व्हेन मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज ए रिपब्लिक, मोनार्की कब अबॉलिश हुई थी और फ्रांस को मतलब कब डिक्लेयर किया गया था एज ए रिपब्लिक। मोनार्की किसने अबॉलिश की थी, किसने की थी अबॉलिश, आप लोग फटाफट से कमेंट में भी आंसर करना, ठीक है। सो मोनार्की कब अबॉलिश हुई और जो फ्रांस है वो कब रिपब्लिक हुआ, ठीक है। तो ईयर एक्चुअली आपसे पूछी गई है, तो 21 अगस्त को तो नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखो ये तो ईयर है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये कन्फ्यूजन में भी आ सकती है। जैसे कि देखो सब में 21 आगे है, बीच में सितंबर है, मई है, अगस्त, नवंबर है, तो इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा है, इसको आपको आंसर करना है और मैं बता देती हूँ कौन सा आंसर है। राइट आंसर है आपका A1। सितंबर की बात है ये, ठीक है। और 1792, 94 भी नहीं है, और क्या बोलते मतलब यहाँ पे 94 लिखा था ना ये वाला, तो 94 तो है नहीं, 92 है। और सितंबर था मंथ, कौन सा चला मंथ, सितंबर का, जब मोनार्की अबॉलिश हुई थी, ठीक है। और फ्रांस रिपब्लिक डिक्लेयर की गई थी, तो ये मंथ चल रहा था आपका। ओके चलो ईयर को याद रखना, ठीक है, 21 सितंबर 1792। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर करना है आपको। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ये वाला, या फिर मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, ये वाला, या फिर C1 मोस्ट ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। कौन सा आंसर इसमें राइट है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इसमें, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता होगा तो कन्फ्यूज आप नहीं हो। और हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था, किसके ऊपर, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के ऊपर, क्योंकि वेजिटेबल्स के ऊपर तो कोई प्रोटेस्ट था नहीं, हमने ऐसा कोई पढ़ा भी नहीं है इसमें, ठीक है। चैप्टर में कभी इसमें पूरे चैप्टर में कहीं वेजिटेबल का नेम आया नहीं आया, तो ये तो है ही नहीं, पहले ही मना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, मतलब जो डेमोक्रेटिक राइट्स थी, इक्वालिटी जो थी, उनके प्रति कौन प्रोटेस्ट करता है भाई, प्रोटेस्ट भी करो तो उसके प्रति करो ना जो सही नहीं हो। अब इक्वालिटी भी है और डेमोक्रेटिक राइट भी है, तो उसके प्रति प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों जनता प्रोटेस्ट करेगी फिर उसके प्रति, तो सीधी सी बात है कि ये भी रॉन्ग होगा और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ये अपने आप रॉन्ग हो गया, बचा कौन, ए वाला। सो योर राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है ये, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पहला है ईस्टर जनरल वॉज पॉलिटिकल बॉडी टू विच ऑल दी 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ईस्टर जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें सारे तीनों स्टेट के मेंबर्स आते थे, क्या ये सही है, हमने पढ़ा है स्टेटमेंट बुक में, पता होगा आपको। अच्छा उसके बाद देखो, ईस्टर जनरल वॉज एन इंस्टीट्यूशन टू विच ऑल 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, सॉरी सेंड देयर वोट्स, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पे, ये रॉन्ग कर दो इसे, ठीक है, ये कट कर दिया मैंने पर शायद नज़र ना आए तो इसलिए बंद कर दो इसे। सो यहाँ पे क्या है कि सेंड देयर वोट्स, वोट्स लिखा हुआ है, देख लो अब क्लियर समझ में आ रहा है, सेंड देयर वोट्स, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग था क्योंकि तीनों मेंबर के लोग आते थे, उसके बाद वोटिंग होती थी, है ना, तीनों मेंबर से लोग आते थे। सो वोट को क्या कहते थे, ईस्टर जनरल
ईस्टर जनरल के लिए वोट नहीं देते थे कि ईस्टर जनरल थोड़ा चुनी थी कि जिसके लिए वोट देंगे। वोट किसके लिए देते थे कि टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इसके प्रति टैक्स देते थे। और ईस्टर जनरल जो है एक पॉलिटिकल बॉडी है, ये भी सही है। जो फर्स्ट वाले की बात करें अगर हम, तो ईस्टर जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है, ये तो सही है, ठीक है, इट इज़ करेक्ट। उसके बाद क्या है कि जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो ये एकदम करेक्ट वाला है, ये गलत है। और ए भी सही नहीं होगा, ये डायरेक्ट गलत हो गया, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट कौन सा है, ए वाला आपका। चलो नेक्स्ट है अपना कि हु फॉर्म नेशनल असेंबली इन फ्रांस इन 1789। 1789 में फ्रांस में नेशनल असेंबली को किसने फॉर्म किया था? इसका आंसर क्या है? फिर इन द ब्लैंक्स, इसके आंसर आपको नीचे कमेंट में करना है भाई, कमेंट में करना, ठीक है। सो क्या है इसमें, इसका आंसर है द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे उन्हें तो फॉर्म किया था, या फिर आपको कि एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, एजुकेटेड मेंबर्स ही ने किया था, ठीक है। तो एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट भी कह सकते हो या थर्ड स्टेट के मेंबर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपको बताना है मुझे, बताओ मुझे कमेंट में। चलो मैं बता रही हूँ, वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर करना, ठीक है। सो इसका आंसर है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, मतलब एक तरीके से ब्रदरहुड। और इक्वालिटी का भी पता होगा आपको, लिबर्टी का भी, एंड फ्रेटर्निटी। इस लिबर्टी मतलब सबको राइट्स है, और मतलब जो अगर सही है और जो करना चाहता है इंसान, जो सिटीजन है कंट्री का, वो कर सकता है, अगर वो चीज़ सही है तो मतलब उसको राइट है, ठीक है। और इक्वालिटी का मीन्स आपको बताइए। उसका नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेगेसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन की लेगेसी क्या थी। इसका भी आंसर आपको कमेंट में करना है, फटाफट से कर दो आंसर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कॉज क्या था, ये तो इसको आप लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में। मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा देती हूँ, आप फटाफट से, ठीक है। इसको कर देते हैं ऊपर, चलो। सो देख लो, पहले जो 7th वाला क्वेश्चन था उसका आंसर थर्ड स्टेट था, जो कि मैंने आपको दिया कि किसने नेशनल असेंबली फॉर्म की थी, थर्ड स्टेट। स्लोगन क्या था फ्रांस रिवॉल्यूशन का, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट इज की जो लेगेसी थी फ्रांस रिवॉल्यूशन की क्या थी। तो आप लेगेसी में ये भी लिख दोगे ना तो भी ये गलत नहीं जाएगा, बट आई थिंक कि आपके बुक में ये दिया गया तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिख दो। सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स, मैं इसे ऐसे कर रही, हाँ, आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगेसी थी किसकी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। समझ में आ गया, ये था, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, नोट कर लो इसे, ठीक है। लास्ट है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका आंसर ये दिया गया है, क्या था मेन कॉज। द प्राइमरी कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द एबोलिशन, सॉरी द डिटेक्स, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा बड़ा कर लो, द डिसैटिस्फैक्शन ऑफ कॉमन पीपल। मतलब कॉमन पीपल जो थे ना वो सेटिस्फाई नहीं थे, डिससेटिस्फैक्शन था, है ना, डिससेटिस्फैक्शन था कॉमन पीपल का। विच वॉज एब्सोल्यूट मोनार्की, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मतलब सिर्फ किंग की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, तो वो पसंद नहीं था, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था क्योंकि किंग ने भी कई सारे ऐसे काम किए थे जो लोगों को नहीं पसंद आए थे, टैक्सेस बढ़ाए थे और भी डिफरेंट काम थे, एम्प्टी ट्रेजरी थी, बहुत सारी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट कॉज जो है, अदर जो कॉज या रीज़न है वो है इंक्लूड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब ईस्टेट डिवाइडेड थे, उसमें से थर्ड ईस्टेट को ही टैक्स पे करने पड़ रहे थे, तो ये एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई ना। उसका सोशल इनजस्टिस होना, ठीक है। वुमेन का भी आपने देखा होगा, वुमेन के साथ भी होता था। तो बेसिकली ये था आपका मेन कॉज, 2 प्राइमरी वी कैन से कॉज थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन थे और वो ख़त्म होते हैं, आंसर मैंने दिखा दिए, हर एक का आंसर बता दिया है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपका रिविजन भी हो गया होगा।
जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें मैं आपको नोट भी सेंड कर दूँगी। इनफैक्ट जो मेरी शॉर्ट्स आते हैं उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप नोट्स को भी देख लेना, ठीक है, आपकी हेल्प होगी उससे काफ़ी। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नोट्स के साथ। तो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।